नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरी दुनिया विध्वंसक जंग में फंसी हुई है और होर्मुज की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। और दुनिया जिस व्यक्ति को अल्टीमेट डील मास्टर समझती थी, वो आदमी अल्टीमेट डिजास्टर मास्टर निकला। जहां ट्रंप की दाव ही उनकी साख को चुनौती दे रही, जिन्हें लगता था कि वह पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, ईरान का भविष्य तय कर सकते हैं। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को हकीकत का आईना दिखाया और अब ईरान से निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। बताएंगे हम आपको कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में फंसकर अब तक लगभग 50 जहाज गंवा चुके हैं और अमेरिका फर्स्ट और सुपर बॉस का दम भरने वाले ट्रंप आज हर मोर्चे पर लाचार और बेबस है। आज डोनाल्ड ट्रंप की कोई नहीं सुन रहा, ना ईरान के नेता सुन रहे, ना बेंजामिन नेतन्याहू सुन रहे, ना पुतिन सुन रहे, ना शी जिनपिंग सुन रहे, ना भारत सुन रहा, ना मोदी सुन रहे और ना ही अमेरिकी जनता सुन रही है। मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की आग को शांत करना तो दूर, ट्रंप इस आग की तपिश में झुलस रहे हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि विदेशी मोर्चों पर महाशक्तियां उन्हें ठेंगा दिखा रही है और घरेलू मोर्चे पर उनके ही साथी, उनके ही लोग उनसे किनारा कर रहे हैं। जो शख्स कभी 24 घंटे में दुनिया की सबसे बड़ी जंग रुकवाने का दावा करता था, वो आज खुद अपनों के बीच फंसा पड़ा है और अपने ही घर में ट्रंप हुटिंग का दंश झेल रहे हैं। ट्रंप की हालत ऐसी है जैसे वो किसी भयंकर चक्रव्यूह में फंसे हो। आखिर क्यों बेकाबू हो गई है डील मास्टर की दुनिया और क्यों डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया डिजास्टर मास्टर कह रही है, बताएंगे आपको। और यह भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ, सारी दुनिया दूसरी तरफ। कोई भी ट्रंप के साथ आज की डेट में नहीं है और ये सिर्फ ईरान की वजह से हुआ है। डिटेल से खबर देखिएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे अमेरिका ईरान जंग के बारे में कि लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। 100 दिनों से बारूद ज्वाला बन चुका है और आज जो खबर आई उसे लेकर तो वॉशिंगटन हिल गया। जिसे दुनिया का सबसे घातक, सबसे अचूक, सबसे सुरक्षित आसमान का शिकारी कहा जाता था, वही शिकारी शिकार में तब्दील हो गया। होर्मुज के खाड़ी में महाशक्ति अमेरिका को वो जख्म मिला जिसकी कल्पना शायद खुद डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की थी। एक ऐसा सैन्य गौरव जो पलक झपकते ही दुश्मनों को खाक करने का दम रखता है। अमेरिका की वो ताकत जिसने ओसामा बिन लादेन को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन ईरान के सामने ढेर हो गया और ईरान इस तबाही को अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है, तो वहीं व्हाइट हाउस इसे महज एक तकनीकी हादसा कहकर इस युद्ध में अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दावों और हकीकत के बीच फंसा सुपर बॉस का वो घमंड अब दुनिया के सामने जो ये कहता था कि आसमान पर सिर्फ हमारा कंट्रोल है। आखिरकार होर्मुज की लहरों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाशक्ति का सबसे बड़ा योद्धा होर्मुज की लहरों में समा गया? क्या यह वाकई तकनीकी खराबी थी या फिर ईरान के चक्रव्यूह में फंसा अमेरिका का आत्मसम्मान था? दिखाएंगे आपको खबर डिटेल से और एक और जहाज डूबने की कहानी। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे 3 महाशक्तियों के प्लान के बारे में। इतिहास गवाह है कि जब महाशक्तियां अपने घमंड में चूर होकर अपनों और दुश्मनों को हल्के में लेने लगती हैं, तो विनाश का ऐसा चक्रव्यूह तैयार होता है जिसका तोड़ ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है सुपर पावर बॉस का दम भरने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। एक तरफ मिडिल ईस्ट के दलदल में अमेरिका दिन ब दिन फंसता जा रहा है। अमेरिका के अंदर रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने अमेरिकन की कमर तोड़ दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की लड़ाई में पर्दे के पीछे 3 नेता ऐसे हैं जो वॉशिंगटन का तेल निकालने पर आमादा है। रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना, दुनिया के 3 सबसे खतरनाक दिमाग। 3 ऐसे चेहरे जो एक साथ आ चुके हैं और महाशक्ति का चारों खाने चित होना तय है। इस चक्रव्यूह का मकसद सिर्फ अमेरिकी सेना को थकाना नहीं है, बल्कि अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए बादशाहत की उस गद्दी से हटाना है जहां पर बैठकर अमेरिका ने पूरी दुनिया में न सिर्फ तानाशाही की है, बल्कि कई देशों की सरकारों को गिराया है और अपने हिसाब से उन देशों की सत्ता को चलाया है। बताएंगे आपको जिनपिंग, किम जोंग और पुतिन की इस तिकड़ी के बारे में जो सीधे सीधे ट्रंप के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ।
अमेरिका ईरान की लड़ाई में लगभग 50 जहाज डुबो दिए गए हैं ईरान की तरफ से, और अमेरिका लाचार खड़ा बस देख रहा है। 100 दिन की जंग में 50 जहाज, यानी हर 2 दिन में एक जहाज डूबता रहा और अमेरिका खामोशी से देखता रहा। मिडिल ईस्ट की आग ऐसी भड़की कि ट्रंप ना उसे रोक पाए ना कंट्रोल कर पाए, और आज ट्रंप एक अनगाइडेड मिसाइल बन चुके हैं जिन्हें पता नहीं कि करना क्या है। एक बहुत मशहूर कहावत होता है कि आगे कुआं और पीछे खाई, तो अब ट्रंप किधर जाएं? पूरा मामला क्या है विस्तार से जानते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग की शुरुआत के समय में ऐसा लगा कि ट्रंप हफ्ते 2 हफ्ते में यह जंग जीत जाएंगे और ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन 100 से ज्यादा दिन का वक्त हो चुका है, ना तो जंग रुकी है ना डील हो पाई है। ट्रंप की हालत यह है कि सोते जागते हर टाइम एक ही शब्द चिल्लाते हैं, ईरान मुझसे डील कर ले, मैं ईरान को बेस्ट ऑफर दे रहा हूं। ट्रंप हर समय यही कहते हैं कि ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है, ईरान से जल्द डील हो जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप की कोई सुन ही नहीं रहा है। ना तो ट्रंप की मुश्तबा खामनेई सुन रहे हैं, ना शी जिनपिंग सुन रहे हैं, ना पुतिन सुन रहे हैं, ना भारत सुन रहा है, ना यूरोपियन यूनियन सुन रहा है, ना यूरोप का कोई देश सुन रहा है, ना ब्रिटेन सुन रहा है, ना फ्रांस सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। इसलिए ईरान से डील आसान नहीं है। याद कीजिए 8 अप्रैल सीजफायर वाला दिन, 8 मई बीत गया, 8 जून भी गया, लेकिन आज तक डील नहीं हो पाई। उधर जंग की शुरुआत करने वाले ट्रंप जंग को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। जंग किस दिशा में जा रही है यह भी ट्रंप तय नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि जिस चीज के बारे में ट्रंप हर दिन सपना देख रहे हैं, हकीकत में और वास्तविकता में आखिर जमीन पर क्या हो रहा है। 60 दिन में ट्रंप 37 बार कह चुके हैं कि ईरान के साथ डील के करीब हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ही नहीं पता वो कितने करीब हैं। मार्च से जून तक कई बार ही कहा जाता रहा कि समझौता कभी भी हो सकता है। कई बार तो ट्रंप ने कहा कि बस कुछ दिन और, फिर डील डन का दावा। ईरान अमेरिका की शर्तें मान चुका है, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है, और न ही ईरान ने कभी यह कहा कि मैंने अमेरिका की शर्तें मानी हैं। 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ, फिर भी डील की मंजिल दूर नजर आ रही है। हर नए बयान में ट्रंप कहते हैं डील हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर होता है। ट्रंप के लगातार दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह कि अगर डील इतनी करीब थी तो 60 दिन के बाद भी ईरान के साथ समझौता क्यों नहीं हो पाया। और याद कीजिए मार्को रूबियो जब भारत दौरे पर थे तो मार्को रूबियो ने कहा था कि ईरान के साथ डील क्लोज हो चुकी है और चंद घंटे में अमेरिकी राष्ट्रपति इसका ऐलान करेंगे। यानी अमेरिका में किसी लीडर को पता ही नहीं कि आखिर हो क्या रहा है। ट्रंप के कंट्रोल में ना तो इजराइल है ना नेतन्याहू है। ट्रंप के कंट्रोल में अमेरिका भी नहीं है, ईरान भी नहीं है, ना तो अमेरिकी सीनेटर है। ट्रंप के कंट्रोल में ना जिनपिंग है ना पुतिन है। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप एक टायरेंट की तरह है, तानाशाह की तरह, और चुटकी बजाते हुए उन्हें लगा कि वो पूरी दुनिया के सुपर बॉस बन जाएंगे, अमेरिका जो चाहेगा वही होगा। लेकिन ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के इस घमंड की ऐसी हेकड़ी निकाली कि सारी बादशाहत खत्म हो गई, और अब ट्रंप के बूते की बात ही नहीं रह गई। ट्रंप कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को कि लेबनान पर हमले बंद करो। बेंजामिन नेतन्याहू 4 एक्स्ट्रा मिसाइल लेबनान पर दागते हैं। ट्रंप ईरान को कहते हैं कि इजराइल पर हमला मत करना। इजराइल ड्रोन और मिसाइल हमले का शिकार होता है, ईरान 4 एक्स्ट्रा मिसाइल मारता है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ट्रंप के कंट्रोल में अब क्या क्या नहीं रहा है। मिडिल ईस्ट की लड़ाई ट्रंप के कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कब्जे की लड़ाई ट्रंप के कंट्रोल से बाहर चुकी है। ईरान के फैसले की लड़ाई ट्रंप के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। नेतन्याहू की रणनीति और नीति ट्रंप के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। लेबनान में सीजफायर ट्रंप के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अमेरिकी नागरिक ट्रंप के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। युद्ध की दिशा और अवधि ट्रंप के कंट्रोल में नहीं है। ईरान के साथ परमाणु वॉर या परमाणु डील, एनरिच्ड यूरेनियम डील ट्रंप के कंट्रोल में नहीं है। अमेरिकी सीनेटर्स ट्रंप के कंट्रोल में नहीं है। दुनिया में दादागिरी की बैंड ईरान बजा चुका है। वैश्विक तेल बाजार उनके कंट्रोल में नहीं है। रूस के
पुतिन और चीन के शी जिनपिंग उनके साथ डील नहीं करना चाहते। यानी डील मास्टर डिजास्टर मास्टर बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में दूसरी बार व्हाइट हाउस में कदम रखा तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लेंगे, वो डील करेंगे, जीत दिलाएंगे, अमेरिका फर्स्ट बनाएंगे। लेकिन 1.5 साल के अंदर ही अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। मिडिल ईस्ट की लड़ाई में फंसा दिया, कांग्रेस में बगावत हो गया, रिपब्लिकन्स में भी बगावत हो गया, देश के अंदर बूइंग हो रहा है उनके खिलाफ, पोल नंबर जो आ रहे हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं। ये महज फरवरी के बाद से शुरू हुआ और 4 महीने में अमेरिका बिखरने के कगार पर है। पिछले साल 2025 के जून में 12 दिन की लड़ाई हुई जिसमें अमेरिका ने ईरान पर कई हवाई हमले किए, न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। फिर जनवरी 2026 में ईरान पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। अमेरिका को लगा कि इस बार हमला हुआ तो ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा, 10 से 12 दिन का मैटर है। लेकिन आईआरजीसी ने ऐसा नहीं होने दिया। आईआरजीसी ने जंग का दायरा बढ़ा दिया। जंग तकरीबन 40 दिन तक चली और संघर्ष को 100 दिन तक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हालात वही हैं। इस बीच ट्रंप को हुटिंग का दंश भी झेलना पड़ रहा है। यानी अब वो पब्लिक के बीच जा रहे हैं तो पब्लिक उनका विरोध कर रही है। अमेरिका के सबसे मशहूर अखाड़े मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एनबीए फाइनल्स का तीसरा मैच न्यूयॉर्क निक्स बनाम सैन एंटोनियो स्पर्स का था। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये वही तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप एनबीए में पहुंचने वाले, फाइनल में पहुंचने वाले इतिहास के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। लेकिन ये उनके लिए गर्व का क्षण होना चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ और। ट्रंप को जब जंबॉटन पर दिखाया गया तो स्टेडियम में हूटिंग सुनाई दी। राष्ट्रगान के दौरान ट्रंप को स्क्रीन पर दिखाया गया तो भीड़ ने जोरदार हूटिंग कर दी। तरफ उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के अंदर विरोध हो रहा है। और ये शोर शराबा, ये हूटिंग अमेरिकन अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ कर रहे हैं। ट्रंप का मोटरकेड जब शहर के बीचों बीच गुजर रहा था तो लोग गालियों से नवाज रहे थे अपने राष्ट्रपति को और तख्तियां लेकर खड़े थे। नोबडी वांट्स यू हियर, ट्रंप मस्ट गो, इम्पीच, कन्विक्ट। यानी कि आपको यहां कोई नहीं चाहता, आपको जाना होगा, आपका इंपीचमेंट होना चाहिए और आपको वॉर क्राइम के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। यह खेल का वाकया नहीं है, ये उस अमेरिका का संदेश है जिस अमेरिका ने ट्रंप को राष्ट्रपति के पद पर बिठाया। और ये वो शहर था जहां ट्रंप का बचपन बीता, न्यूयॉर्क। वहां पर ट्रंप को हूटिंग का सामना करना पड़ रहा है। जब एक देश में उसके राष्ट्रपति के लिए हालात ऐसे बन जाएं तो वहां के राष्ट्रपति को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है। उनकी लोकप्रियता में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई, आसमान छूती जीवन यापन, लागत और मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जारी लंबे संघर्ष के बीच अमेरिकी जनता में निराशा बढ़ती जा रही है। हाल ही में आए एक नए सर्वे के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर उनके राजनीतिक करियर के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। सर्वे में शामिल केवल 35% अमेरिकी लोगों ने ही व्हाइट हाउस में ट्रंप के कामकाज को सही ठहराया है। ये उनके अब तक के सबसे खराब रिकॉर्ड के बेहद करीब है। इससे पहले उनकी सबसे लो रेटिंग अप्रैल में 34% थी और दिसंबर 2017 में उनके पहले कार्यकाल के दौरान 33% थी। कुल मिलाकर देखें तो ईरान और मिडिल ईस्ट का युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के लिए काल साबित हो रहा है। ट्रंप के गले की फांस बन चुका है। इससे न तो पीछे हट पा रहे हैं और न ही इस वॉर को ओवर कर पा रहे हैं। रेटिंग्स जो आई है वो क्या आई है उस पर जल्दी से देख लेते हैं किस तरह से ट्रंप का ग्राफ गिरा है। यह है ट्रंप का ग्राफ जो औंधे मुंह
धड़ाम हो गया जमीन पर। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग दूसरे कार्यकाल में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। सिर्फ 35% अमेरिकी उनके कामकाज से संतुष्ट दिखे। 10 में से 4 से भी कम अमेरिकी ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक ट्रंप की नेट अप्रूवल रेटिंग -18.7 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के इसी दौर से यह सबसे खराब स्थिति है। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी ट्रंप का विरोध हो रहा है। इकोनॉमी पर उनकी नेट अप्रूवल -30 से नीचे चली गई है। शपथ ग्रहण के समय 47% अप्रूवल के साथ शुरुआत हुई थी। मई 2026 तक ये गिरकर 38%, और ये ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि भाई साहब को मिड टर्म इलेक्शंस में भी तो जाना है। मिड टर्म इलेक्शंस में भी तो मुंह दिखाना है, वोट लेने हैं। कैसे जीतेंगे जब ये हालत है? विदेशी मोर्चों पर दुश्मन बेकाबू है, घर के लोग नाराज हैं। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी की सुनवाई में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से ट्रंप की फिटनेस फॉर ऑफिस तक सवाल पूछ लिए गए और सुनवाई बार बार तीखी होती चली गई। सीनेट में पीट हेगसेथ से कई तीखे सवाल पूछे गए। ट्रंप की वॉर नीति का हर तरफ विरोध हो रहा है। उधर टैरिफ के मार ने अमेरिकी जनता की कमर तोड़ दी है। महंगाई पर ट्रंप की नेट अप्रूवल -30 से नीचे चली गई है। यह उनके दूसरे कार्यकाल का सबसे बुरा आंकड़ा है। ईरान जंग को लेकर अमेरिकी जनता और सीनेटर भी विरोध कर रहे हैं। रिपब्लिकन कांग्रेस में भी असंतोष है। मागा की जो एकजुटता 2025 में थी, 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस की आहट के साथ ये टूटती बिखरती नजर आ रही है। हर सांसद अपनी सीट बचाने की जद्दोजहद में लगा है और इसलिए वो ट्रंप से दूर हो जाना चाहता है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट में एक बिल पास हुआ जिसमें कहा गया कि अब ट्रंप अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और जंग में कोई भी एक्शन लेंगे तो अमेरिकी सीनेट की मंजूरी जरूरी होगी, और यह बिल अमेरिकी संसद में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। ट्रंप कुछ नहीं उखाड़ पाए। उधर नेतन्याहू वो भी ट्रंप के फाइनल वार्निंग को बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं। ट्रंप कहते हैं हमने नेतन्याहू को समझा दिया, अब वो हमला नहीं करेंगे। ईरान से अमेरिका की बातचीत चल रही है। उधर नेतन्याहू जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करते हैं वो कहते हैं यस योर हाइनेस, और जैसे ही फोन रखते हैं आईडीएफ को आदेश देते हैं इस बार 8 की जगह 12 मिसाइल लेबनान पर दागना। फिर अमेरिका के व्हाइट हाउस से फोन आता है, अभी हमने आपको मना किया था, आपने फिर से हमला कर दिया। फिर वो कहते हैं कि हमला तो आदेश तो हमने आपके फोन आने से पहले ही दे दिया था, तो हम क्या करें। इसलिए ईरान लेबनान के बारे में कह रहा है कि आपने हमला किया है, सीजफायर नहीं मानेंगे। ट्रंप नाराज होकर इजराइल को फोन करते हैं, कहते हैं आपने लेबनान पर हमला किया, ईरान के साथ डील नहीं हो पाएगी। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो बयान आपको सुनवाते हैं। We had a very good conversation and he was hit and he hit back, and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back, and now they've called it quits, so they're gonna just leave each other alone for another week or something. We had a very good conversation and he was hit and he hit back, and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back, and now they've called it quits, so they're gonna just leave each other alone for another week or something. यानी ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने नेतन्याहू को मना कर दिया, लेकिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात नहीं मान रहे हैं। हर दिन लेबनान पर हमले हो रहे हैं। दूसरी ओर सोचिए कि जिस देश में उसके राष्ट्रपति के खिलाफ वोटिंग हो रही हो, जंग में कोई कंट्रोल ना हो, दूसरे देश के नेता सबसे खास अलाई बात नहीं मान रहे हो। पुतिन, जिनपिंग और किम को रोकने का जो सपना देख रहे थे, वो तीनों नेता अमेरिका के साथ अलाइन नहीं है। ट्रंप ने दावा किया था कि मैं सत्ता में आया तो 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध समाप्त करा दूंगा और अमेरिका आज की तारीख के बाद किसी भी जंग में नहीं उलझेगा। यह वादा था ट्रंप का, लेकिन ना तो रूस यूक्रेन युद्ध बंद हुआ, और जहां तक नए युद्ध में नहीं उलझने की बात थी तो पिछले 100 दिन से कहानी मैं आपको रोज सुना रहा हूं। इधर पुतिन ने ट्रंप की शर्त नहीं मानी। अमेरिका और रशिया के बीच परमाणु करार टूट गया और जंग तो अपनी जगह है ही। शी जिनपिंग के साथ ट्रेड वॉर में उलझे हुए हैं, लेकिन चीन ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी है। टैरिफ का सबसे ज्यादा नुकसान खुद अमेरिकी उपभोक्ताओं को हुआ है। अप्रूवल रेटिंग में साफ नजर आ रहा है। जिस चीन को टैरिफ से दबाने की कोशिश की, ट्रंप ने कुछ ही दिन पहले किया था इस टैरिफ का ऐलान, लेकिन उसी
देश के साथ जिसके साथ वो टैरिफ लड़ रहे थे, उस देश में जाते हैं और डील के लिए गड़गड़ाते हैं। किम जोंग को रोकने का सपना देखने वाले ट्रंप उसी किम जोंग से डील की बात करते हैं। किम ने 2 दिन पहले अपना परमाणु हथियार का जखीरा दिखाया और कहा कि नॉर्थ कोरिया किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। अगर ढंग से रहे तो बातचीत होगी और नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से निपटेंगे। कुल मिलाकर कहें तो ट्रंप को इस जंग ने मटिया मेट कर दिया है। ट्रंप एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन पर अपने कार्यकाल में 2 बार महाभियोग चला गया है। साफ नजर आ रहा है ट्रंप की कुंडली में बर्बादी लिखी है। वो जिस चीज को हाथ लगा दे उसकी बर्बादी तय है, फिर चाहे वो अपनी फैमिली बिजनेस, फिर चाहे वो अमेरिका का सुपर पावर का तमगा, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 100 दिनों से संघर्ष जारी है। अमेरिकी सेना घेरेबंदी लगाकर बैठी है, दूर से गोलीबारी कर रही है, लेकिन होर्मुज पर नजर बनाए रखने और आसमानी शिकारी जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है वो दोनों ही जमींदोज हो जा रहे हैं। अब तक 50 जहाज लगभग डुबो चुका है या मार गिरा चुका है ईरान। और ये वो ईरान है जिसके बारे में ट्रंप कहते हैं कि ईरान की सेना खत्म कर दिया। अमेरिकी सेना में शामिल आसमानी शिकारी होर्मुज में ईरानी स्पीड बोट्स का शिकार करने आया था, लेकिन खुद ही शिकार हो गया। तस्वीर आपको दिखाते हैं। खबर है अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर अपाचे मार गिराया गया। ये वही हेलीकॉप्टर है जिससे सबसे मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना ने मार गिराया था। ये जो तस्वीर सामने आई है, जरा फुल स्क्रीन देखिए। ईरानी बोट्स पर हमले के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर आया था। हालांकि ट्रंप प्रशासन का दावा है कि अपाचे हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास क्रैश हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बातचीत के दौरान घटना की पुष्टि की है। ट्रंप ने कहा कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण गिरा या किसी हमले का शिकार हुआ। IRGC कह रहा है कि हमने इस हेलीकॉप्टर का शिकार किया, इस अटैक हेलीकॉप्टर को हमने मार गिरा है, लेकिन अमेरिकी सैन्य अधिकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जाहिर है अगर वो इस पर मुहर लगाते हैं तो उन्हें वहां के लोगों को इसका जवाब देना होगा और इस मामले पर कल रिपोर्ट जारी करने की बात की जा रही है। लेकिन खबर यही है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को जमींदोज कर दिया गया। अब जिस अपाचे हेलीकॉप्टर को जमींदोज किया गया है उस हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जो आया था शिकार करने लेकिन खुद शिकार हो गया। IRGC के जवान ताबड़तोड़ गोलियां दाग रहे इस हेलीकॉप्टर पर, जिसको आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अमेरिकी सेना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपाचे हेलीकॉप्टर, MQ-9 रीपर ड्रोन, FA-18 और F-35 लड़ाकू विमान अभी तक गंवा चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल छोटे हथियारबंद बोट्स और ड्रोन्स के हमलों को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि बोट से कभी भी ईरान अपने टारगेट को निशाना बनाता है। बोइंग AH-64 अपाचे दुनिया का सबसे उन्नत और घातक ट्विन टर्बाइन अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। इसे मुख्य रूप से अमेरिकी बोइंग कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। फ्लाइंग टैंक के रूप में मशहूर यह हेलीकॉप्टर अपनी भारी मारक क्षमता और सटीक टारगेट के लिए जाना जाता है। अमेरिका के इस विध्वंसक हेलीकॉप्टर के बारे में जान लीजिए। इस हेलीकॉप्टर की ताकत के बारे में आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन ईरान की दहलीज पर यह ताकतवर शिकारी भी शिकार हो गया। अपाचे दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे विध्वंसक अटैक हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। यह टैंक बख्तरबंद वाहन दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है, यहां तक कि इससे मिसाइल तक फायर किया जा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर में 30 mm की M230 गन चेन गन लगी होती है।
ये हर मिनट में सैकड़ों राउंड फायर करती है। अपाचे हेलीकॉप्टर हेल फायर मिसाइलें दाग सकता है, टैंक और मजबूत लक्ष्यों को तबाह कर सकता है। हाइड्रा 70 रॉकेट, स्ट्रिंगर एयर टू एयर मिसाइलें भी इसमें लगाई जा सकती हैं। यहां तक कि खराब मौसम में भी ऑपरेट करता है और दुश्मनों का पता लगा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर में मजबूत आर्मर होता है जो गोलियों से सुरक्षा देता है। अपाचे हेलीकॉप्टर की अधिकतम गति 293 किलोमीटर पर घंटा है। अपाचे दिन और रात और हर मौसम में ऑपरेशन करने में सक्षम है। अमेरिकी सेना इसे घातक युद्धक टैंकों के खिलाफ एक माहिर हेलीकॉप्टर के तौर पर मानती है। इसके मॉडल नेम की बात की जाए तो मॉडल नेम है AH-64। इसमें 2 क्रू होते हैं। रफ्तार अधिकतम 293 है और इसे बोइंग कंपनी अमेरिका में बनाती है। यह एक साथ 16 हेल फायर मिसाइल के साथ चल सकता है। 30 mm गन से सटीक हमला करता है जो ऑटोमेटिक मशीन गन है। हर मौसम में ऑपरेशन संभव है। इराक, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट की कई लड़ाइयों में इस हेलीकॉप्टर ने अपने आप को प्रूव किया है, लेकिन यह हेलीकॉप्टर ईरान की दहलीज पर हाँफ रहा है और अब तक 1 से ज्यादा हेलीकॉप्टर जो ऐसे हैं वो मार गिराए गए हैं। और वो तब जब होर्मुज में ईरान के करीब बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिक मौजूद है, सैन्य साजो सामान मौजूद है और मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा अमेरिकी सैन्य बेस भी मौजूद है जिसकी गिनती लगभग 2 दर्जन के करीब है। अमेरिकी सेना इस मिशन में अपाचे हेलीकॉप्टर के अलावा MQ-9 रीपर ड्रोन, F-15E, F-18, F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा नाम नहीं है जो इस युद्ध में ना डुबाए गए। और अब खबर है कि ईरान और होर्मुज के पास अमेरिका ने कई ऐसे विमानों को और एक्टिव कर रखा है जिस पर ईरान की टेढ़ी नजर पड़ गई है। ईरान और IRGC ने बार बार कहा है कि अगर कोई भी सैन्य साजो सामान होर्मुज की एरिया में आएगा तो उसका डूबना तय है और ईरान यही कह रहा है और कर भी रहा है। कहते हैं ईरान ने जंग में सुलह नहीं करने का मन बनाया और ईरान अपने आइलैंड से ऑपरेट कर रहा है और इसी वजह से, इन छोटे छोटे आइलैंड्स की वजह से अमेरिका ईरान पर बढ़त नहीं हासिल कर पा रहा है। अब ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो ये साफ साफ बताती है कि अमेरिकी मौजूदगी के बीच ईरान की ताकत क्या है। अब जरा आप देखिए, खार्ग द्वीप जो कि अमेरिका की नजर में वहां ताकत है, फारूर द्वीप, केश द्वीप, लेसा चुनब, केशम द्वीप, होर्मुज द्वीप, इसके साथ साथ लार्क, ग्रेटर चुनब, अबू मूसा और सिरी, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आइलैंड हैं और यही है ईरान की असली ताकत, क्योंकि यहां पर IRGC की फोर्स तैनात है और इस इलाके से कोई भी जहाज गुजरता है जो ईरान से परमिशन न लेकर जा रहा हो, वो उसको यहां पर रोक लेते हैं और वापस जाने को कहते हैं। अगर वो जहाज फिर भी आगे बढ़ता है तो फिर उस जहाज पर ईरान कब्जा कर लेता है। तो ईरान को अपनी ताकत का अंदाजा है, इसलिए ईरान, खबर यह है कि कोई डील करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो शायद इसलिए जैसे ही अमेरिका ने अपनी नरमी बरती, ईरान ने इजराइल को दहला दिया। खबर है कि इजराइल के PM नेतन्याहू से ट्रंप की दोबारा बातचीत हुई। ट्रंप ने फोन कर नेतन्याहू को हल्काया और कहा कि ईरान पर हमला करने के बारे में सोचा तो अमेरिका से बुरा कोई नहीं होगा और नेतन्याहू, जंग में तुम अकेले पड़ जाओगे। इजराइल और ईरान के दोनों के हुए बमबारी को लेकर नेतन्याहू से ट्रंप ने फोन पर बातचीत की। इस बातचीत का क्रक्स क्या था, यह भी देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अगर आपने ईरान पर पलटवार किया तो ये सीजफायर का वॉल्यूशन माना जाएगा, इसलिए इजराइल को संयम बरतने की चेतावनी दी गई। ट्रंप ने चिंता जाहिर की कि क्षेत्रीय संघर्ष और बड़ा रूप ले सकती है। ट्रंप ने कहा कि हमला जारी रखोगे तो अकेले पड़ जाओगे। सैन्य कार्रवाई के साथ साथ कूटनीति को भी मौका मिलना चाहिए। ईरान के साथ वार्ता की संभावनाओं को बचाए रखना प्राथमिकता है। ट्रंप नहीं चाहते कि शांति वार्ता पूरी तरीके से डिरेल हो जाए। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच रणनीति को लेकर मतभेदों की चर्चा भी चल रही है।
डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहे हैं, कोई तो उन्हें इस जंग से निकाल दे। पुतिन को फोन मिलाया, पुतिन से बातचीत की, जिनपिंग के घर गए, जिनपिंग से बात की, अचानक भारत की तारीफ करने लगे। यानी हर वो दरवाजा डोनाल्ड ट्रंप खटखटा रहे हैं जो उन्हें इस दलदल से निकाल ले। लेकिन सारा गेम खराब होता है नेतन्याहू की तरफ से, और इसलिए नेतन्याहू को ट्रंप बार बार फोन करके समझा रहे हैं, इजराइल को वार्न करने लगे और कह रहे हैं लेबनान के साथ जंग रोक दो, क्योंकि हर हाल में डील चाहिए। तो क्या दांव पर इजराइल लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? सोचिए, जिस इजराइल पर खतरे को लेकर ईरान पर हमला हुआ, आज उसी इजराइल पर ट्रंप भड़के हुए हैं और कह रहे हैं जंग से दूर रहो। लेकिन क्या अमेरिका इजराइल को बचाने नहीं आया था? जाहिर सी बात है। लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई इजराइल तुम पलटवार मत करना, मतलब इजराइल भी मार खाता रहे अमेरिका के साथ साथ। ईरानी हमले में जब इजराइल की मदद अमेरिका ने नहीं की तो सवाल उठ गया कि ट्रंप क्या अब जंग में नहीं लड़ना चाहते? सवाल हां में है। एक तरफ अमेरिका को बिलियंस डॉलर का नुकसान हो चुका है, तो दूसरी तरफ अमेरिका इस जंग में अलग थलग पड़ चुका है और इस जंग से निकलना चाहता है, जंग से बचने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप को अब शायद ज्ञान आ गया कि लड़ाई ठीक नहीं है और लड़े तो नुकसान होगा, इसलिए रोज जंग रोकने की अपील कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग महाशक्तियों के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत एयरबेस से भी कोई मदद नहीं है। इजराइल पर ईरान ने तकरीबन 20 मिसाइलें दागी थी। इजराइल ने ईरान के 5 शहरों को एक साथ निशाना बनाया था। लेकिन अमेरिका इस हमले के बाद भी इजराइल से दूर रहा। ऐसे में तो होना यह चाहिए था कि अमेरिका अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करके ईरान पर अटैक कर देता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और ये अचरज की बात है। याद कीजिए लड़ाई क्यों शुरू हुई थी। ये लड़ाई शुरू हुई थी इजराइल की सुरक्षा के नाम पर, क्योंकि अमेरिका ये कहता है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो पहला हमला वो इजराइल पर करेगा, इसलिए उसको परमाणु हमला करने के लिए परमाणु बम बनाने ही नहीं देना है। यानी कि जिस इजराइल की वजह से अमेरिका ने जंग छेड़ी, खुद उसी इजराइल के वजह से अब ट्रंप फंस चुके हैं। इधर इजराइल का एक भी मैन्ड एयरक्राफ्ट न जमीन पर नष्ट हुआ, न हवा में नष्ट हुआ। इजराइल के 18 से 20 स्लो मूविंग यूएवी ड्रोन मारे गए और सिर्फ मिसाइलें खत्म हुई हैं, लेकिन अमेरिका के लगभग 50 जहाज गिराए जा चुके हैं। यह फर्क बताता है कि इजराइल की रणनीति और अमेरिका की रणनीति में कितना बड़ा अंतर है। इजराइल ने अपने पायलटों के सामने जो पायलट भेजना कम किया, ड्रोन ज्यादा भेजे, जबकि अमेरिका ने मैन्ड एयरक्राफ्ट ज्यादा उड़ाए और कीमत भी चुकाई। और इसी वजह से अब तक अमेरिका के लगभग 50 से ज्यादा जहाज डूब चुके हैं। उधर ट्रंप और पीट हेगसेथ बार बार कहते हैं कि अमेरिकी फोर्स का ईरान के आसमान पर टोटल कंट्रोल है, लेकिन जब भी इस टोटल कंट्रोल वाले आसमान पर डोनाल्ड ट्रंप अपने सैनिकों को भेजते हैं, चाहे वो फाइटर जेट में भेजें, चाहे वो अटैक हेलीकॉप्टर में भेजें, इन सब को ईरान मार के समंदर में जमींदोज करता है। उधर F-15E और A-10 के गिरने की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि ईरान के एयर डिफेंस उतने डिग्रेड नहीं हुए हैं जितना ट्रंप प्रशासन दुनिया के सामने दावा कर दे रहे हैं। कहते हैं अमेरिका को अब तक 51 विमान का नुकसान हो चुका है, जिसकी कीमत 2.6 अरब डॉलर है। 16 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक शहीद हो चुके हैं, कम से कम 13 यूएस सर्विस मेंबर्स लड़ाई में मारे जा चुके हैं और तकरीबन 200 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं 101 दिन की इस लड़ाई में टाइमलाइन क्या कहता है। 28 फरवरी को हमला शुरू हुआ। अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, खामेनेई की जान ले ली। हालांकि उस दिन मैंने ये कहा था आप सभी को, जो आप लोग देखते हैं, आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि खामेनेई को मारकर अमेरिका ने ठीक नहीं किया। 1 मार्च पहली बार जंग में अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। इस जंग में 2 मार्च हिजबुल्लाह ने खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। 8 मार्च अली खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई सुप्रीम लीडर बना दिए गए। 28 मार्च
यमन के हूती विद्रोही भी संघर्ष में शामिल हो गए और इसराइल पर कई मिसाइलें डाली। 3 अप्रैल ईरान ने एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया। 5 अप्रैल अमेरिका ने ईरान में घुसकर पायलट का रेस्क्यू किया। 7 अप्रैल डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा की। 10 अप्रैल अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तान में बैठक हुई, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। 12 अप्रैल अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट में आने जाने वाले सभी जहाजों पर नाकेबंदी लगा दी। 3 मई अमेरिका ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया। 5 मई 24 घंटे के अंदर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने का ऐलान कर दिया। 31 मई इसराइल ने लेबनान के बोफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया। 3 जून अमेरिका ईरान के एक दूसरे के ठिकाने पर हमले हुए। 7 जून सीजफायर के 2 महीने के बाद जंग दोबारा शुरू हो गई। और अब आप आज की तारीख से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की हालत कितनी बुरी है। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका को डील तो करना है, इसराइल को जंग करनी है और ईरान को बदला लेना है, और तीनों का मोटिव अलग अलग है। एक चीज तो कल इसराइल को समझ आ गई कि अब अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक और इसराइल ने जंग छेड़ी तो अमेरिका ने मदद नहीं की। ऊपर से नेतन्याहू को फोन कर ट्रंप ने हल्का दिया। साफ है कि ईरान जंग चाहता है, अमेरिका जंग रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल दोनों ही इस लड़ाई में फंसे हुए हैं। ब्रॉडर पिक्चर में देखेंगे जो ट्रंप का सरेंडर है उससे ज्यादा खुश नहीं है। डील चिल्ला रहे हैं। उनको उम्मीद है कि ईरान के साथ डील हो जाएगी, क्योंकि ईरान को रोजाना करोड़ों डॉलर की चपत लग रही है। तो क्या ईरान मान जाएगा, या जंग की रूपरेखा बदल जाएगी, या फिर यह जंग दुनिया को 3rd वर्ल्ड वॉर तक धीरे धीरे खींच कर ले जाएगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन का मोर्चा भी बड़ा हो रहा है। देखने वाली बात होगी। हमारी नजर इस खबर पर आएगी। अब आपको दिखाने जा रहे हैं चक्रव्यूह का वो त्रिकोण जिसमें फंस चुका है अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका इस वक्त बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन 3 नेता इसके पीछे बताए जा रहे हैं। वो 3 नेता कौन है? कैसे इस त्रिकोण ने अमेरिका के ड्रोन को तबाह किया है, अमेरिका के मिसाइल को तबाह किया है, अमेरिका को तार-तार किया, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हिलाया है, और सभी का मकसद एक है, अमेरिका की बादशाहत खत्म करना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जब दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति बने तो पूरी दुनिया को लगा कि बहुत विजनरी लीडर हैं और पूरी दुनिया को इससे रिलीफ मिलेगी। इंडिया में भी राइट सपोर्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा इस बात को लेकर पॉजिटिव स्टोरी थी कि चलो ट्रंप आ रहा है अमेरिका में, अब हिंदुस्तान का भी थोड़ा ज्यादा भला होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालत तो ये हो गई कि ट्रंप फोन कॉल करके दुनिया के कई देशों को धमकाने लगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि इस सरजमी पर, इस धरती पर 3 ऐसी महाशक्तियां हैं जिसके सामने ट्रंप घुटने टेकने पर मजबूर है, और इसी पर काम हो रहा है। अभी आप देखिए बीजिंग में किसका जुटान हुआ था। उसका मकसद था अमेरिका को घेरने और डॉलर की बादशाहत को खत्म करने की प्लानिंग, और ब्रिक्स करेंसी को कैसे लाया जाए। और इसी बीच शी जिनपिंग उत्तर कोरिया के दौरे पर गए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहां पर चीन और उत्तर कोरिया के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, जिसमें अमेरिका को घेरने और चीन से रिश्ता ठीक करने पर बातचीत हुई है। उधर पुतिन और किम जोंग यूक्रेन के समय ही युद्ध में साथ साथ आ गए थे। जरा तस्वीर देखिए, जो बैठक की तस्वीर चल रही है इस वक्त, जिसमें किम जोंग और शी जिनपिंग दोनों लीडर्स दिख रहे हैं।
यानी 3 दबंग की तिकड़ी और खत्म हो जाएंगे ट्रंप। कोविड के बाद तो रूस का संबंध किम जोंग से और भी खास हो गया। इसको ठीक करने के लिए जिनपिंग अब उत्तर कोरिया के दौरे पर। किम जोंग और पुतिन और जिनपिंग मकसद एक ही है, अमेरिका को रोकना, अमेरिका को चेकमेट देना। और तीनों देश, 3 शक्तियां एक साथ काम कर रही हैं। किम जोंग लगातार मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका और सहयोगियों पर जैसे दक्षिण कोरिया, जापान पर दबाव बनाते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य संसाधनों को व्यस्त रखते हैं। शी जिनपिंग ताइवान पर दबाव बढ़ाकर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में सैन्य उपस्थिति मजबूत कर रहे हैं। अमेरिकी प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका को परेशानी हो रही है और इसके पीछे मास्टरमाइंड पुतिन है। नेटो को लंबे समय तक संसाधन लगाने पड़ रहे हैं। अमेरिका इधर भी फंसा हुआ है। रूस चीन के सहयोग से बढ़ाकर नई चुनौतियां अमेरिका के लिए पैदा कर रहे हैं और ऊर्जा और सुरक्षा के मुद्दे पर अमेरिका पर वैश्विक दबाव लगातार बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग की तानाशाही को काबू करना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि ट्रंप की मनमानी नहीं चलेगी। इन तीनों को अमेरिका ने प्रतिबंधों से दबा रखा है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि प्रतिबंधों की बेड़ियां तोड़ दी जाए। रूस और उत्तर कोरिया ने 2024 में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। पुतिन के लिए इस गठबंधन का फौरी फायदा यह है कि शी के साथ खड़े होने से उनके कूटनीतिक अलगाव की पश्चिमी छवि टूटती है। उत्तर कोरिया से तोपखाना, गोला और बैलिस्टिक मिसाइलें मिलती हैं और यूक्रेन के काम आती हैं। और उत्तर कोरिया को इस संघर्ष में खींचकर पुतिन ने अमेरिका को एक साथ 2 मोर्चों पर उलझाने में कामयाबी हासिल की। किम के लिए गठबंधन किसी रामबाण से कम नहीं है। किम की रणनीति है रूस से सुरक्षा लेना और चीन से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। इसलिए कहते हैं कि इन 3 दबंगों के सामने डोनाल्ड ट्रंप की बोलती बंद होती नजर आ रही है। 3 दबंग एक साथ आ चुके हैं तो ट्रंप के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है चीन को रोकना। लेकिन रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया अगर साथ अलायंस को तैयार हैं तो फिर मुश्किल बहुत बड़ी हो सकती है। मकसद यह है कि अमेरिका के ग्लोबल दबदबे को कैसे मटियामेट किया जाए, अमेरिका के सहयोगियों को कमजोर किया जाए। और जंग में रूस ने ईरान को रियल टाइम टारगेटिंग डेटा दिया है। डेटा की मदद से ईरान ने अमेरिका पर सटीक हमले किए हैं। जीपीएस सैटेलाइट नेटवर्क एक्सेस भी चाइना ने दिया है। यूएस फ्लीट और लक्ष्य की सटीक जानकारी चाइना देता है ईरान को। इधर नॉर्थ कोरिया ने ईरान के कई मिसाइल प्रोग्राम को खड़ा करने में हेल्प किया है। रूस, उत्तर कोरिया और चीन का एक ही मकसद है, अमेरिका और अमेरिकी डॉलर के दबदबे को खत्म करना। यह धीमा लेकिन सबसे गहरा वार है और इस वार को अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अमेरिकी आर्थिक ताकत की नींव पर तीनों ने बारी बारी से हमला करना जारी रखा है। एआई और सेमीकंडक्टर्स की वैश्विक तकनीकी दौड़ अमेरिका बनाम चीन की है। जो भी इस दौड़ में जीता वो वैश्विक आर्थिक विकास, डेटा प्रशासन और डिजिटल मानकों पर हावी होगा और इससे अमेरिकी डॉलर की रिजर्व करेंसी के रूप में स्थिति कमजोर होती चली जाएगी। रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के बीच डॉलर को बाईपास करने वाले लेन देन भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रिक्स का विस्तार, युआन बेस्ड ऑयल ट्रेड अल्टरनेटिव और स्विफ्ट सिस्टम, ये सब उसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अमेरिकी ताकत का असली सोर्स उसकी सेना नहीं, उसका डॉलर है। अगर डॉलर की वैश्विक पकड़ ढीली पड़ी तो अमेरिका के पास दुनिया पर सैंक्शन लगाने का, युद्ध का वित्त पोषण करने का और सहयोगियों को कमजोर करके हथियार खरीदने का, तेल के नाम पर दूसरे देशों पर हमला करने का सारा सपना धरा का धरा रह जाएगा और डॉलर के लेने के देने पड़ जाएंगे। देखना होगा इस खबर में कि आगे क्या होता है। क्या डॉलर को बचा पाते हैं डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिकी इकोनॉमी कोलैप्स होने की कगार पर है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का फौरन देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।